परछाई एपिसोड 185। अब आगे सुहानी युवराज की तरफ देखकर कहती है ही हैज़ अ फैमिली और उसकी फैमिली निशा के हाथ लग गई है। सुहानी की बात सुनकर युवराज हैरान रह जाता है। पिछले 3 सालों में उसने राघव के बारे में पता लगाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन उसे सिर्फ यही पता चला कि राघव का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। निशा राघव को पूरा वीडियो दिखाकर अपना फ़ोन वापस ले लेती है। अब राघव के चेहरे पर गुस्सा, डर और मायूसी एक साथ देखी जा सकती थी। निशा अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, तो अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे वो फिल्मी लाइन कहूँ कि अगर अपने बीवी बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे सब सच सच बता दो। निशा ने ये लाइन बिल्कुल प्रोफेशनल एक्टर की तरह कही थी। राघव डर और गुस्से के साथ कहता है, अगर मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ ना। निशा बेपरवाही के साथ राघव की बात बीच में ही काटते हुए कहती है, तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा, यही ना। निशा आगे कहती है, तुम रहने दो, मेरा खून तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ये सुनकर विवेक हंसते हुए सुहानी से कहता है, इसे बस मौका चाहिए, फिर इसका ड्रामा शुरू हो जाता है। अब सुहानी, निशा और विवेक स्माइल कर रहे थे, लेकिन युवराज का मूड बिल्कुल भी लाइट नहीं था। उसे जल्द से जल्द वो सब जानना था जो कुछ भी राघव को पता था। युवराज एक चेयर लेकर उसे राघव के ठीक सामने रख देता है और उसके बाल अपनी मुट्ठी में लेकर उसे खींचते हुए कहता है, चल अब वो सब कुछ बता जो अब तक तू हमसे छुपा रहा था। युवराज का ये अग्रेशन देखकर निशा, सुहानी और विवेक के चेहरे से वो स्माइल गायब हो जाती है। राघव अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, क्या जानना चाहते हो तुम लोग? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मेरी गलती बस इतनी है कि मैंने सबसे छुपकर अपना एक परिवार बना लिया है। यहाँ महेश भाई साहब की वजह से मेरे बहुत से दुश्मन बन गए थे, इसलिए मुझे अपनी फैमिली को सबसे छुपकर रखना पड़ा। राघव की बात सुनकर निशा चिढ़ते हुए कहती है, ओह निरूपा रॉय की थर्ड कॉपी, अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर और सच बताना शुरू कर। हम सबको पता है कि तू सुहानी और उसके मॉम डैड को मारना चाहता था। अब चुपचाप सच बता दे, वरना तुझे पता नहीं कि मैं तेरी फैमिली के साथ क्या कर सकती हूँ। मेरी इस क्यूट सी शक्ल पर मत जाना, मैं बहुत डेंजरस हूँ। निशा की बात सुनकर सुहानी और विवेक उसे आंखें फाड़कर देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि निशा ऐसा क्यों कहा रही है कि राघव ने सुहानी और उसके पेरेंट्स को मारने की कोशिश की थी। ऐसी तो कोई बात इन्हें पता नहीं चली थी। उन दोनों से अलग युवराज को साफ समझ आ रहा था कि निशा बस एक तुक्का मार रही है। ये सब सुनकर राघव हैरानी से निशा को देखता रहता है। कुछ देर बाद वो गुस्से से कहता है, हाँ, मैं उन सबको तभी मार देना चाहता था, लेकिन कभी ऐसा कर नहीं पाया। राघव की बात सुनकर निशा, सुहानी और विवेक एक साथ लगभग चीखते हुए कहते हैं, क्या? निशा को भी उम्मीद नहीं थी कि राघव सच में ऐसा कुछ करना चाहता था। उसे लगा था कि राघव ने कोई छोटा मोटा कांड किया होगा और उस पर बड़ा इल्जाम लगाने के बाद वो खुद को बचाने के लिए अपने छोटे क्राइम को एक्सेप्ट कर लेगा। निशा को भी उतना ही हैरान देखकर विवेक, सुहानी और राघव उसे घूरने लगते हैं। अगले ही पल निशा खुद को संभालते हुए कहती है, मेरा मतलब, हाँ, तुम उन सबको बहुत पहले से मारना चाहते थे और ये बात मैं कब से जानती हूँ। निशा उन सब के सामने अपना इंप्रेशन खराब नहीं होने देना चाहती थी। युवराज के अलावा ये बात और किसी को समझ नहीं आ रही थी। सुहानी गुस्से से राघव को घूरते हुए कहती है, तुम हम सबको मारना चाहते थे। मेरे पापा तुम्हें अपना भाई मानते थे और तुम्हारे मन में इतनी गंदगी भरी हुई है। सुहानी की बातें सुनकर राघव के चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगते हैं। वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, हाँ, मैं हमेशा से तुम सबको मार देना चाहता था। तेरा बाप सिर्फ कहने लिए मुझे भाई मानता था। अगर सच में ऐसा होता तो उसने मुझे सिर्फ अपना बॉडीगार्ड बनाकर नहीं रखा होता। युवराज राघव की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, मुझे तेरी दुख भरी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू जानता है कि मैं क्या जानना चाहता हूँ, तो अब अपना मुंह खोलना शुरू कर और बकवास मत करना। युवराज की वार्निंग सुनकर राघव कहना शुरू करता है, मैं एक अनाथ था। मुझे महेश भाई साहब के पिता एक दिन अपने घर लेकर आए थे। उसके बाद से मैं महेश भाई साहब के साथ ही बड़ा हुआ। मैंने हमेशा उनको पूरे ऐशो आराम के साथ बड़ा होते देखा था। जैसी जिंदगी मैं चाहता था वो बिल्कुल वही जिंदगी जी रहे थे। जब मैं जवान हुआ तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। उसका नाम शिवानी था और मैं उससे शादी करना चाहता था। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन मेरे दिमाग में एक प्लान आया जिससे मैं महेश भाई साहब की पूरी प्रॉपर्टी पा सकता था। मैंने सोचा कि मैं अगर शिवानी की शादी महेश भाई साहब के साथ करवा दूं
तो उनकी मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी मेरी और शिवानी की हो जाएगी। उन दोनों की शादी के कुछ दिन बाद मैं महेश भाई साहब को मार देने वाला था। यही सोचकर मैंने भाई साहब को शिवानी से मिलाया और उन्हें शिवानी पसंद भी आ गई। लेकिन तभी वो किसी काम से देहरादून चले गए और उनकी मुलाकात उस अवंतिका से हो गई। उन्होंने वहां उस मनहूस औरत से शादी कर ली। ये सुनकर सुहानी गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि राघव उसकी मां को मनहूस कह रहा था। राघव आगे कहता है, वो औरत शुरू से ही मनहूस और पागल थी और फिर पैदा हुई तुम, उससे कहीं ज्यादा मनहूस और पागल। ये कहते हुए राघव की नज़र सुहानी पर थी। उसकी बात सुनकर इस बार युवराज का खून खौल जाता है। वो अब राघव की जान ले लेना चाहता था, लेकिन अभी उसके लिए बाकी की इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपनी मुट्ठी बांध लेता है। मैंने कई बार इन तीनों को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हो गया। सुहानी जब कुछ बड़ी हुई तो हमें पता चला कि इसे कुछ अजीब से सपने आते हैं, जो इसकी माँ अवंतिका को आते थे। अवंतिका कहने लगी थी कि सुहानी पर कोई बुरा साया है। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने सबसे छुपकर कुछ पंडितों से बात की। उनकी मदद से मुझे पता चला कि अवंतिका सच कह रही थी। बस मेरा काम अब आसान हो गया था। मुझे लगा कि सुहानी पर जिसका भी साया है वो उसे मार देगा, और फिर महेश और अवंतिका का काम मैं खत्म कर दूंगा। अवंतिका ने बार बार महेश भाई साहब को ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी उन्हें अवंतिका की बातों से कन्विंस नहीं होने दिया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी तुम्हारे बाप यशवंत दीवान ने उस मृदुला को आज़ाद कर दिया। मृदुला ने पहले अवंतिका को मार दिया और फिर वो सुहानी को मारना चाहती थी। महेश भाई साहब ने सुहानी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। सब कुछ मेरे हिसाब से ही चल रहा था। तभी मुझे पता चला कि महेश भाई साहब ने एक वसीयत बना ली है। उस वसीयत के हिसाब से अगर वो तीनों मर जाते हैं तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी और पैसा किसी NGO को चला जाता। मुझे अब सुहानी के एडल्ट होने तक उसे किसी भी तरह से जिंदा रखना था, तभी वो पैसा मेरे पास आ पाता। अब सुहानी को बचाना मेरी ज़रूरत बन चुकी थी। मैंने इसके लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया और उस अघोरी तक पहुंच गया। उस अघोरी ने न केवल सुहानी को मृदुला से बचाया, बल्कि कुछ वक्त के लिए इसे उस प्रेत से भी बचा लिया जो जन्म से इसके साथ था। लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं आया कि उसने इसकी याददाश्त क्यों खत्म कर दी। खैर, वहां से वापस आने के बाद भी इस मनहूस को चैन नहीं था। इसने वो कलश ढूंढ लिया और हमारे ऊपर एक और मुसीबत आ गई। उस कलश की वजह से मृदुला फिर से हमारे पीछे पड़ गई और उससे भागते हुए महेश भाई साहब सुहानी को लेकर उस कार में बैठ गए जिसका मैंने ब्रेक फेल कर दिया था। राघव का बात सुनकर सुहानी और उसके दोस्तों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सुहानी बौखलाहट के साथ कहती है, तो उस रात पापा की मौत तुम्हारी वजह से हुई थी? राघव कहता है, हाँ, ये मैंने ही किया था। जब तक महेश भाई साहब उस कार में थे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें भी उस कार में बैठा दिया था। मैं उस वक्त तुम्हारी मौत नहीं चाहता था, इसी वजह से मुझे भी उस कार में बैठना पड़ा। उस रात मृदुला की वजह से वो कार आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई थी, उसके पीछे मेरा हाथ था। जब महेश भाई साहब को लगा कि हम नहीं बचने वाले हैं, तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें लेकर कार से कूद जाऊं। मैं बस इसी का इंतजार कर रहा था और उनके कहते ही मैंने बिल्कुल यही किया। मैं सुहानी को लेकर कार से कूद तो गया था, लेकिन मेरे सर पर चोट लग गई और यशवंत दीवान सुहानी को शिमला से दूर ले गया। सिर्फ उसी आदमी की वजह से मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। राघव की बातें सुनकर उस कमरे में हर किसी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो सब इस वक्त अपना गुस्सा कंट्रोल करके बैठे थे। विवेक कुछ सोचते हुए कहता है, ये सब होने के बाद तुम सबसे छुपकर क्यों रहने लगे थे? राघव गुस्से और डर के साथ कुछ याद करते हुए कहता है, उस आदमी की वजह से। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, कौन आदमी? राघव जवाब देता है, मैंने अभी कहा था ना कि मैंने किसी पंडित की मदद से पता किया था कि सुहानी पर किसी का साया है। शायद वो पंडित ही धोखेबाज था। ये सब पता चलने के बाद एक रात मैं एक आदमी से मिला था और वो मुझसे चाहता था कि मैं सुहानी को उसके हवाले कर दूं। मैं अपनी लॉटरी की टिकट किसी और को नहीं दे सकता था, तो मैंने उसे मना कर दिया। मेरे मना करने के बाद भी वो आदमी अक्सर रात को मुझे मिल जाया करता था। एक रात तो पता नहीं कैसे वो मेरे घर के अंदर ही आ गया था और मुझसे सुहानी की डिमांड करने लगा। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा था कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं था। उस रात उस एक्सीडेंट के बाद वो आदमी फिर से मुझसे मिला था और उसने मुझे सुहानी को जल्द से जल्द उस तक पहुंचाने की धमकी दी थी।
उस आदमी की वजह से ही मुझे शिवानी के साथ यहाँ से जाना पड़ा और मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। सुहानी की डेड बॉडी ना मिलने की वजह से वो प्रॉपर्टी उसन जी ओ को नहीं मिल पाई थी, इसीलिए मैं बीच बीच में यहाँ आकर उनकी कुछ प्रॉपर्टी की हेरा फेरी करके यहाँ से पैसे लेकर चला जाता था। एक रात मैं यहाँ से वापस मुंबई जा रहा था, तभी मेरी नज़र सुहानी पर पड़ी और आगे जो हुआ वो तुम सब जानते हो। निशा कुछ सोचते हुए कहती है, तो तुम सुहानी के साथ करना क्या चाहते थे? राघव कहता है, अब सुहानी मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन मुझे इससे सख्त नफरत है। मैं बस इसे मार देना चाहता था और मैं मार भी देता, लेकिन हर वक्त युवराज इसकी हिफाजत में लगा रहता था और मुझे मौका ही नहीं मिलता था। एक बार मुझे मौका मिल गया था इसे मारने का, लेकिन उस दिन वो समायरा इसे मुझसे छुड़ाकर किडनैप करके ले गई, वरना उसी दिन इसकी कहानी खत्म हो चुकी होती। युवराज राघव को घूरते हुए कहता है, तुम उस आदमी के बारे में और क्या जानते हो? वो दिखने में कैसा था? राघव जवाब देता है, वो हमेशा मुझसे रात के अंधेरे में मिलता था, जहां बिल्कुल रोशनी नहीं होती थी। मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो काफी लंबा चौड़ा था। युवराज राघव को देखते हुए उन तीनों से कहता है, आई होप अब तुम लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल चुके हैं, तो अब मुझे इसके साथ अकेला छोड़ दो, अभी इसकी कुछ खातिरदारी बाकी है। युवराज को राघव से अब भी काफी कुछ पूछना था। युवराज के ऐसा कहने पर निशा, सुहानी और विवेक एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद युवराज गुस्से के साथ कहता है, अब तू मुझे बताएगा कि पूरा सच क्या है? इसके बाद फिर से उस कमरे से राघव के दर्द से चीखने की आवाज गूंजने लगती है। सुहानी, निशा और विवेक उस बिल्डिंग से निकलकर अपनी कार के पास आ जाते हैं। सुहानी निशा से कहती है, निशा, मुझे एक बात समझ नहीं आई। निशा कहती है, हम पूछ, मेरा जन्म ही तुम ना समझ लोगों को समझाने के लिए हुआ है। सुहानी निशा की बात को इग्नोर करते हुए कहती है, तुझे कैसे पता चला कि राघव मुझे, मम्मी और पापा को मारना चाहता था? निशा बहुत सीरियस होकर कहती है, तुम लोगों को पता है, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बात सीखी है। सुहानी और विवेक भी सीरियस होकर एक साथ कहते हैं, क्या? निशा कहती है, बस वही मुझे याद नहीं आ रही, जैसे ही याद आएगी तुम दोनों को बता दूंगी। ये कहकर निशा कार के अंदर बैठ जाती है। विवेक सर हिलाते हुए कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। सुहानी मुस्कुराते हुए कहती है, इसका कुछ होना भी नहीं चाहिए, ये ऐसे ही बेस्ट है। जो काम लोग इतने पावर्स के साथ नहीं कर पाते, ये आसानी से कर लेती है। विवेक धीमी आवाज में कहता है, हाँ, लेकिन ये बात इसके सामने मत कहना। विवेक के ऐसा कहने पर वो दोनों हंसने लगते हैं और कार के अंदर बैठ जाते हैं। उनकी कार दीवान विला की तरफ बढ़ जाती है। उनके जाने के बाद जंगल के अंदर से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर आता है। वो इस वक्त उनकी कार की तरफ ही देख रहा था। उन्हें देखते हुए वो आदमी कहता है, अब वो उस प्रेत से आज़ाद हो चुकी है। अब इस कहानी में मेरा वक्त आ गया है। एपिसोड 186। अब आगे। रात हो चुकी थी। अर्नब हाथों में खाने का ट्रे लिए दरवाजे के पास खड़ा था। वो ट्रे को एक हाथ में पकड़कर डोर के नॉक है। अंदर से समायरा का कोई रिस्पांस नहीं आता। एक दो बार नॉक करने के बाद भी जब अर्नब को समायरा की आवाज़ सुनाई नहीं देती, वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। अंदर आकर अर्नब देखता है कि समायरा बेजान सी बेड पर पड़ी थी। समायरा की ऐसी हालत देखकर अर्नब घबरा जाता है और भागते हुए उसके पास जाता है। अर्नब बेड पर बैठकर समायरा को अपनी बाहों में ले लेता है और उसके चेहरे पर थपकी मारते हुए उसे जगाने की कोशिश करता है। उसकी बहुत कोशिशों के बाद भी समायरा होश में नहीं आ रही थी। ये देखकर अर्नब बहुत ज्यादा डर जाता है। अभिज्ञान के हमले के बाद से समायरा की हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। अर्नब को जब कुछ नहीं समझ आता तो वो युवराज को कॉल करके समायरा की कंडीशन के बारे में बताता है। कुछ देर बाद युवराज और सुहानी भी उस रूम में थे। समायरा बेड पर लेटी थी और युवराज समझने की कोशिश कर रहा था कि समायरा को हुआ क्या है। अर्नब बेचैनी से एक बार युवराज को तो एक बार समायरा को देख रहा था। जब अर्नब से रहा नहीं जाता तो वो युवराज से पूछ ही लेता है, समायरा को क्या हुआ है? युवराज वहां से उठते हुए कहता है, उस प्रेत ने समायरा के शरीर पर नहीं, उसकी ऊर्जा पर हमला किया था। अगर बॉडी की बात होती तो मैं अब तक इसे हील कर चुका होता, लेकिन। ये कहते हुए युवराज रुक जाता है। अर्नब परेशान होकर कहता है, लेकिन क्या? युवराज, क्या आप समायरा को ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकते? युवराज कहता है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन शायद सुहानी की सकती है। ये कहकर युवराज पास खड़ी सुहानी को देखने लगता है।
अर्नव भी उम्मीद भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। युवराज की बात सुनकर सुहानी डर और हैरानी के साथ कहती है, मैं समायरा को कैसे ठीक कर सकती हूँ। युवराज सुहानी के पास आकर कहता है, सुहानी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम भी जानती हो कि तुम्हारा मुझ पर क्या असर होता है। मैं जानता हूँ कि ये सब तुमसे अनजाने में होता है, लेकिन अब तुम्हें कोशिश करनी होगी। अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो समायरा को नहीं बचा पाएंगे। आखिरी लाइन युवराज ने बहुत धीमी आवाज में कही थी। वो अर्नव को डराना नहीं चाहता था। सुहानी युवराज को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, युवराज सर, मैं भी चाहती हूँ कि समायरा को कुछ ना हो, बट ट्रस्ट मी, मैं नहीं जानती कि मैं ये कैसे कर पाती हूँ। कहीं मेरी वजह से समायरा को कुछ हो गया तो। युवराज सुहानी की बाहों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हमें कोशिश करनी होगी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। युवराज की बात सुनकर सुहानी अर्नव की तरफ देखती है, जो डर और बेचैनी के साथ समायरा को ही देख रहा था। सुहानी न चाहते हुए भी युवराज से कहती है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे समायरा के पास ले जाता है। सुहानी समायरा के पास जाकर वहीं बैठ जाती है और सुहानी एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो अब याद करने की कोशिश कर रही थी कि हर बार वो युवराज के पावर्स को कैसे कंट्रोल कर पाती थी। उस वक्त उसका माइंड और इमोशन किस कंडीशन में होता था। सुहानी हर वो छोटी से बड़ी बातें याद करने की कोशिश कर रही थी जो उसके साथ हुआ था जब भी उसने युवराज की एनर्जी को इफेक्ट किया था। कुछ देर बाद सुहानी अपनी आंखें खोलकर युवराज की तरफ देखती है। युवराज उसे आगे बढ़ने का इशारा करता है। सुहानी समायरा का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे नहीं पता था कि उसे अब क्या करना है। वो इस वक्त बस अपना माइंड सेट उस तरह से रखने की कोशिश कर रही थी जैसा तब था जब उसने युवराज को कंट्रोल किया था। कुछ देर बाद सुहानी अपनी आंखें खोल लेती है। आंखें खोलकर वो देखती है कि समायरा अभी भी उसी हालत में बेड पर पड़ी थी। ये देखकर सुहानी निराश हो जाती है और युवराज से कहती है, मैंने कहा था ना कि ये मुझसे नहीं होगा। अर्नव भी परेशान होकर युवराज से कहता है, अब हम क्या करेंगे। युवराज किसी सोच में डूबा हुआ था। वो सीरियस होकर कहता है, ये तो तय है कि समायरा को सुहानी ही ठीक कर सकती है, लेकिन हमें एक जरिए की जरूरत होगी। ये सुनकर सुहानी और अर्नव के चेहरे पर कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन आने लगते हैं। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, कैसा जरिया। युवराज अर्नव से कहता है, SP सिंह, चलिए हमें समायरा को कहीं लेकर जाना होगा। अर्नव और सुहानी दोनों को ही युवराज की बात समझ नहीं आती, लेकिन युवराज उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता और वहां से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो तीनों युवराज के एक अपार्टमेंट में थे। इस वक्त युवराज का चेहरा बिल्कुल सीरियस था, लेकिन सुहानी हैरान थी। वहीं अर्नव अपनी गोद में समायरा को लिए गुस्से और हैरानी से अपने सामने देख रहा था। वो सब विक्रम के सामने खड़े थे। अर्नव गुस्से में विक्रम को घूरते हुए कहता है, युवराज, आप हमें यहाँ लेकर क्यों आए हैं। इस कमीने की वजह से ही आज समायरा इस हालत में है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सामने विक्रम युवराज की कैद में था और कंफ्यूज होकर उन सब को देख रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके पास क्यों आए थे। युवराज विक्रम पर अपनी नज़र बनाए हुए कहता है, हमारे पास अब यही एक ऑप्शन बचा है। सिर्फ विक्रम ही जानता है कि सुहानी की एबिलिटीज का इस्तेमाल कैसे करना है। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी, अर्नव और विक्रम तीनों ही उसे आंखें फाड़कर देखने लगते हैं। अर्नव चिढ़ते हुए युवराज से कहता है, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो आप इस धोखेबाज पर भरोसा करना चाहते हैं। युवराज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, ये हमें इस बार धोखा नहीं देगा। अर्नव गुस्से में कहता है, और आप ये कैसे कह सकते हैं। युवराज विक्रम की तरफ देखकर कहता है, अगर आज इसने समायरा के साथ कुछ भी गलत किया तो अपनी जान से जाएगा, और अगर इसने समायरा को ठीक कर दिया तो मैं इसे आज़ाद कर दूंगा। युवराज की बात सुनकर अर्नव और सुहानी हैरानी से एक साथ लगभग चीखते हुए कहते हैं, क्या। इस वक्त अर्नव और सुहानी तो बहुत हैरान थे, लेकिन विक्रम की आंखों में चमक थी। उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो अब कभी युवराज की कैद से आज़ाद हो पाएगा, लेकिन आज युवराज खुद उसे बचने का मौका दे रहा था। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, हाँ। सुहानी चिढ़ते हुए युवराज से कहती है, मुझे लगता है सच में आपका दिमाग खराब हो गया है। शुरू से अब तक इसने हमेशा हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाया है। बड़ी मुश्किल से ये हमारी पकड़ में आया है और आप इसे आज़ाद करने की बात कर रहे हैं। युवराज कहता है, हमारे पास वक्त बहुत कम है और समायरा की जान खतरे में है।
अब तुम लोग जल्दी डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए, विक्रम या समायरा। युवराज के ऐसा कहने पर अर्नव और सुहानी खामोश रह जाते हैं। बेशक उनके लिए समायरा ज्यादा जरूरी थी। सुहानी आगे कहती है, ठीक है, इससे कहिए कि समायरा को जल्द से जल्द ठीक करे। सुहानी की बात सुनकर विक्रम के चेहरे पर चमक आ जाती है और अगले ही पल उसका चेहरा फिर से सीरियस हो जाता है। विक्रम युवराज पर शक करते हुए कहता है, मैं तुम भरोसा कैसे करूं? अगर ये काम होने के बाद तुम अपनी बात से पलट गए तो? युवराज बिना किसी भाव के कहता है, ओके देन, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तांत्रिकों की कमी होगी। अगर तुम अपने आज़ाद होने का ये मौका खोना चाहते हो तो मैं किसी और तांत्रिक की मदद ले लूंगा। हालांकि शिमला में और कोई ऐसा नहीं था जो सुहानी की एबिलिटीज को जानता और समझता था। युवराज बस विक्रम को अपनी बातों में फंसा रहा था। युवराज अर्नव को देखकर आगे कहता है, चलिए SP सिंह, लगता है इसे मेरी कैद में मजा आने लगा है। ये कहकर युवराज जैसे ही पीछे मुड़ता है, विक्रम हड़बड़ाकर कहता है, रुको, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। विक्रम ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। विक्रम का जवाब सुनकर युवराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए पीछे मुड़कर कहता है, तो ठीक है, फिर अपना काम शुरू करो। कुछ देर बाद उस कमरे में एक हवन कुंड के साथ कुछ तांत्रिक क्रिया की सामग्रियां रखी हुई थी, जिसके सामने विक्रम बैठा था। विक्रम के पास ही सुहानी बैठी थी और समायरा हवन कुंड के दूसरी तरफ जमीन पर लेटी थी। वो अभी भी बेहोश थी। युवराज और अर्नव विक्रम के सामने खड़े ये सब देख रहे थे। विक्रम अपना अनुष्ठान शुरू करता है। अर्नव और सुहानी उसे शक भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें विक्रम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ये सब उनके लिए किसी जुए की तरह था जो उन्हें खेलना ही पड़ा। युवराज बड़े गौर से विक्रम को ऑब्जर्व कर रहा था। वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार था कि विक्रम की एक गलती पर ही वो उसे खत्म कर देगा और विक्रम को भी इसी बात का डर था। कुछ देर तक आहुति देने के बाद विक्रम सुहानी से कहता है, अपना हाथ आगे करके अपनी आंखें बंद कर लो। विक्रम की बात सुनकर सुहानी की नज़र युवराज पर जाती है। युवराज उसे विक्रम की बात मानने के लिए इशारा करता है। युवराज का इशारा समझकर सुहानी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा विक्रम ने कहा था। विक्रम कुछ मंत्र पढ़ते हुए सुहानी की हथेली पर भी वही चीजें डालने लगता है जिसकी उसने हवन कुंड में आहुति दी थी। कुछ देर बाद विक्रम सुहानी से कहता है, अब जाकर अपना ये हाथ समायरा के सर पर रख दो। सुहानी अपनी आंखें खोलती है और समायरा के पास जाकर उसके सर पर अपना हाथ रख देती है। सुहानी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। कुछ देर तक सुहानी इसी तरह से समायरा के सर पर अपना हाथ रखती है। फिर विक्रम उससे कहता है, अपना हाथ हटा दो, वो अब ठीक हो रही है। विक्रम के ऐसा कहने पर अर्नव और सुहानी दोनों की नज़र युवराज पर जाती है। युवराज फौरन समायरा के पास जाकर उसके सर पर अपना हाथ रखकर कुछ महसूस करने लगता है। युवराज अर्नव की तरफ देखकर कहता है, ये सही कह रहा है, समायरा अब ठीक है। ये सुनकर अर्नव के मन को शांति मिलती है। वो समायरा को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन समायरा को देखकर सुहानी कहता है, लेकिन ये अभी भी बेहोश क्यों है? युवराज कहता है, इसकी एनर्जी चैनलाइज होने में थोड़ा वक्त लगेगा, शायद कल तक इसे होश आ जाएगा। अर्नव को युवराज पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो कोई सवाल नहीं करता। युवराज आगे कहता है, SP सिंह, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। युवराज की बात सुनकर विक्रम बौखलाहट के साथ कहता है, क्या अब मैं भी जा सकता हूँ? विक्रम के ऐसा कहने पर सुहानी और अर्नव उसे घिन भरी नजरों से देखने लगते हैं। भले ही उसने अभी समायरा की जान बचाई थी, लेकिन इससे पहले उसने जितना गलत किया था उसके लिए उसे माफ नहीं किया जा सकता था। युवराज विक्रम को देखकर कहता है, ओह हाँ, मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। युवराज के ऐसा कहते ही विक्रम के चारों तरफ वही लाल रोशनी का घेरा बन जाता है जिससे युवराज ने पहले ही उसे कैद किया हुआ था। ये देखकर अर्नव और सुहानी हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युवराज कर क्या रहा है। विक्रम गुस्से से चीखते हुए कहता है, तुमने कहा था कि तुम मुझे आज़ाद कर दोगे। युवराज बेपरवाही से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ नहीं बोल सकता? मेरी बीवी से पूछो, हमारा अभी इसी वजह से झगड़ा चल रहा है। ये कहकर युवराज सुहानी को देखने लगता है, जो अभी भी हैरानी से उसे ही घूर रही थी। वो युवराज की आंखों में चमक साफ देख सकती थी। विक्रम और भी ज्यादा चीखते हुए कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। युवराज उसे जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है धोखे पर तुम्हारा ही कॉपीराइट है? अब तुम्हें भी पता चलना चाहिए
कि जब कोई धोखा देता है तो कैसा लगता है, वैसे इसे जैसे को तैसा कहते हैं। ये कहकर युवराज अर्नव और सुहानी को वहां से निकलने का इशारा करता है और उनके जाने के बाद खुद भी वहां से बाहर निकल जाता है। विक्रम अब गुस्से में चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। आज पहली बार उसने अपनी ही दवा टेस्ट की थी, जो बहुत कड़वी थी। उस कमरे में विक्रम के गुस्से से चीखने की आवाज़ गूंजने लगती है। युवराज अर्नव और समायरा को अपने घर ही लेकर आ जाता है और उन्हें गेस्ट रूम में आराम करने के लिए छोड़ देता है। युवराज अब अपने रूम में था। वो काउच पर अपना सर टेककर आंखें बंद किए हुए कुछ सोच रहा था। कुछ देर बाद सुहानी वॉशरूम से बाहर आती है। बाहर आते ही उसकी नज़र युवराज पर जाती है। युवराज को देखते ही सुहानी समझ जाती है कि वो इस वक्त काफ़ी परेशान है। पिछले कुछ दिन उन सब के लिए बहुत मुश्किल थे और सुहानी जानती थी कि युवराज ने बड़ी मुश्किल से वो सब हैंडल किया था। सुहानी के कदमों की आहट सुनकर युवराज अपनी आंखें खोल लेता है। सुहानी युवराज के पास जाकर थोड़े संकोच के साथ कहती है, युवराज सर, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। युवराज ना में अपना सर हिलाकर कहता है, कुछ नहीं। युवराज सुहानी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहता। युवराज के इस रेस्पॉन्स से सुहानी को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो युवराज को ताना मारते हुए कहती है, हाँ, आप मुझे क्यों बताएंगे, कल आपकी सहेली को होश आ जाएगा, फिर उससे सब कुछ शेयर कर लेना। वो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना। सुहानी की बात सुनकर युवराज का ध्यान उन बातों से हट जाता है जिनके बारे में वो सोच रहा था। युवराज काउच से उठकर सुहानी के पास जाता है और लाइट मूड में उससे कहता है, एक्चुअली मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्या सोच रहा था। सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, क्या? युवराज आगे कहता है, मैं विक्रम की कही बात के बारे में सोच रहा था जो उसने उस दिन कही थी। सुहानी कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहती है, किस दिन? युवराज हल्की स्माइल के साथ कहता है, अरे उस दिन जब वो इस रूम में आया था और उसकी बात सुनकर तुम्हें गुस्सा भी आ गया था। युवराज की बात सुनकर सुहानी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो बिना कुछ कहे अपनी नज़रें फेरकर वहां से जाने लगती है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है। युवराज के इस फास्ट मूव से सुहानी दंग रह जाती है। सुहानी के वापस आने के बाद युवराज ने कभी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। युवराज एक हाथ से सुहानी की कमर को पकड़कर दूसरे हाथ से उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है, विक्रम के रिमाइंड कराने के बाद ही मुझे समझ आया कि वो कह तो सही रहा था। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं और हमारे बीच। सुहानी युवराज की बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, युवराज सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? युवराज सुहानी को छेड़ते हुए कहता है, वही जो मुझे अपनी बीवी से करनी चाहिए। सुहानी अब बुरी तरह से नर्वस हो चुकी थी। 3 साल बाद आज वो युवराज के इतने पास थी। वो शर्म की वजह से युवराज से नजरें नहीं मिला पा रही थी। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।